नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है कि जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं उनको कितना समय लगेगा विकसित होने में। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पेश करी। उस रिपोर्ट में बोला यदि इंडिया को अमेरिका के पर कैपिटल इनकम की बराबरी करनी है तो उसको 75 वर्ष लग जाएंगे। और यदि आप सभी को हाल ही की न्यूज याद हो तो अभी कुछ दिन पहले 2 या 3 डेज बिफोर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो मेरा थर्ड टर्म है, इस थर्ड टर्म में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि वो इस थर्ड टर्म में इंडिया को वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। ठीक है, और एक तरफ वर्ल्ड बैंक का डेटा आता है जिस डेटा में ये कहा जाता है कि यदि हमें अमेरिका की बराबरी करनी है तो हमें 75 वर्ष लग जाएंगे इनकम में अमेरिका की बराबरी करने में। जो वहां की पर पर्सन की जो इनकम है उसका सिर्फ 1/4 पहुंचने में। तो आप समझ सकते हो कि अभी हम अमेरिका से वाकई कितना पीछे हैं। इन्हीं सारी चीजों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं इनको हम समझेंगे। विकासशील देश और विकसित जो देश हैं उनमें क्या कोऑर्डिनेशन कैसे बैठने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में बातें करेंगे। भारत को विकसित बनने में कितना समय लग सकता है और आपका ये जो 3I का फॉर्मूला है जो हर विकसित कंट्री फॉलो करती है, और साथ ही साथ विकासशील कंट्री को यदि विकसित बनना है तो इस 3I फॉर्मूले को पूरी तरीके से अपने यहाँ पे लागू करना पड़ेगा, तभी हम क्या है एक विकसित देश बन सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी हम समझेंगे कि आखिर ये क्या है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी आपकी क्या राय है? आपको सुन करके वाकई शौक लगा होगा कि हमें 75 वर्ष लग जाएंगे, वो भी 1/4 पर कैपिटल इनकम प्राप्त करने में। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें शामिल की गई है। न्यूज से इंडिया में टेक 75 years टू रीच 1/4 ऑफ US इनकम पर कैपिटल। ठीक है, हमें कितना लगने वाला है? 75 वर्ष लगने वाला है, वो भी उसका 1/4 भाग। ठीक है, 1/4 1/4 भाग यदि हमें उसका प्राप्त करना है इंडिया को, देन इतना समय लग जाएगा। आगे देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट में भारत के विकसित बनने के सफर के बारे में चर्चा करी है कि हम ये जो बता रहे हैं कि हम ये इनोवेशन कर रहे हैं, हम ये इनोवेशन कर रहे हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन वाकई वास्तविकता क्या है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। नो डाउट इंडिया ने बहुत ही अच्छी खासी डेवलपमेंट जो है इसकी रणनीति बना रखी है, लेकिन रणनीति वो कितने हद तक सफल होने वाली है बात ये हो जाती है। साथ ही साथ आप देखो कि अभी आपने देखा होगा UNGA में जब समिट हो रहा था तो असेंबली में वहां के जो हेड उन्होंने बोला कि इंडिया ने सिर्फ स्मार्टफोन के जरिए 80 मिलियन लोगों की गरीबी को दूर किया है। यानी कि भारत में स्मार्टफोन ने 80 मिलियन लोगों की जो गरीबी है वो खत्म कर दी है। चलिए ये तो मुद्दा हो गया, हम समझ गए कि 80 मिलियन लोगों की गरीबी भारत में खत्म हुई है, यानी कि स्टेप हम आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है और इंडिया को इस पर प्राउड फील करना चाहिए। लेकिन वही जो हम इस डेटा को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 75 वर्ष, हमें आजादी हुए 75 वर्ष हो गए हैं, आजादी के 75 वर्ष यानी कब के पूरे हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें और 75 वर्ष लगेंगे हमें पर कैपिटल इनकम पाने में अमेरिका के। सो दैट इज ह्यूज, यानी कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हम जो बैक चीजें हैं वो फील कर रहे हैं। कितना हमें अपनी नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, और कैसे हम अपने लक्ष्य को पाएंगे ये यहाँ पर वर्ल्ड बैंक हमें बता रहा है। ठीक है, भारत सहित 100 से अधिक देशों को आने वाले समय में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन देशों को उच्च आय वाला देश बनने में लगभग कई वर्ष लग जाएंगे। इनको उच्च आय का दर्जा प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। और भारत की बात करें तो अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम, ठीक है, पर पर्सन की जो इनकम है प्रति व्यक्ति आय के 1/4 स्तर तक पहुंचने में 75 वर्ष लगेंगे। ये देखिए, आगे बात करते हैं रिपोर्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आखिर वो क्या थे। इस रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम ट्रैप। ठीक है, इन देशों को मिडिल इनकम ट्रैप से निकलने के लिए 3I पर फोकस करना होगा, ये वर्ल्ड बैंक ने बोला। अब ये 3I क्या हो जाते हैं हमारे, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। ये 3I है हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें ध्यान देना होगा। और अभी आप देखो कि हमारे यहाँ पर ग्रो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। इंडिया जो है वो भी कई बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैब कर रही है, उनके साथ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है। इवन वो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको इंडिया में लेकर के आ रही है कि आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। और अगर वो कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं तो आपको भी पता है कि उससे क्या होगा। एक तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा,
ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए कि वहाँ पर जो युवा हैं उनके पास रोजगार होना चाहिए। बेरोजगारी किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। तो यहाँ पर रोजगार मिलेगा, लोगों के पास इनकम के साधन आएंगे, वो सेविंग्स कर पाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। पूरा एक सर्कल होता है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो सबसे पहले अपने देश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के आना है, इन्वेस्ट करवाना है बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडिया में, ताकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा इससे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दूसरी बात कर लेते हैं इनोवेशन। एआई बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, हम बात भी करते हैं। मेक इन इंडिया हमने बात करी है, डिजिटल इंडिया हमने जो शुरू किया था अभियान वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, डिजिटल इंडिया का अभियान। तो यहाँ पर बात करी जा रही है इनोवेशन। अब इनोवेशन चाहिए हमें हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो। आप देखो कि चाइना और अमेरिका उसी 1 हेक्टेयर की भूमि यदि मैं बात करूं या 100 हेक्टेयर की भूमि बात करूं तो हमसे कई ज़्यादा गुना उसमें वो गेहूं और चावल उगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इनोवेशन है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास अच्छे बीज हैं। हमारे पास क्या है, इसकी कमी है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ स्किल की भी कमी है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनको पता नहीं है कैसे यूज़ करना है टेक्नोलॉजी को और कैसे किन बीजों का यूज़ करना है, किस तरीके से करना है। और रही बात, छोटे किसान हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, अब उनकी पहुंच नहीं हो पाती है उन जो हमारे विदेशों से बीज आते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसका डुप्लीकेट बनाने का ट्राई करते हैं, यानी कि उसका ये कि हमें उन बीजों के अपेक्षा हम उसका कोई रिप्लेसमेंट तैयार कर दें जो हमें उसी कम दाम पर उसी बीज की तरह अच्छी पैदावार दे सकें। ठीक है, तो हम वो कार्य कर रहे हैं, वो भारत इस क्षेत्र में अग्रणी है और ऐसा उसने किया भी है। ठीक, तो इस तरीके से जो इनोवेशन वाली चीज़ें हैं, चाहे वो कृषि में हो, चाहे आप देख लो कि हम सेना की बात कर लें, चाहे आप देख लो टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लें जो हम इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, चाहे हम स्पेस की बात कर ले, भारत अपना स्पेस स्टेशन भी सेटअप करने वाला है। तो इन सारी चीज़ों पर हम जा रहे हैं, इनोवेशन हम कर रहे हैं। यानी कि इंडिया ये जो सेकंड आई है इसको भी फॉलो कर रहा है, फर्स्ट आई है इस पर भी ध्यान दे रहा है। आगे आ जाते हैं, आ जाता है नई तकनीकी में इन्फ्यूज़न की बात कर रहे हैं। ये इन्फ्यूज़न करना है हमें नई तकनीकी साथ, यानी पुरानी और नई मिक्स करके इन्फ्यूज़न करना है, उसको नई चीज़ें लेकर के आनी है, उसको दिखाना है, डेवलप करना है। तो इस पर भी इंडिया अच्छा कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उच्च आय प्राप्त करने में चीन को 10 वर्ष, इंडोनेशिया को 70 वर्ष लगेंगे, यहाँ पर डेटा में बताया गया है। वैसे चीन कभी भी अपने आप को विकासशील देश नहीं मानता है। आप देखोगे चीन ने हमेशा बोला है कि वो विकसित देश है, बट यदि देखा जाए टेक्निकली अगर हम बात करें तो चाइना आज भी विकासशील देश की श्रेणी में ही आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत और चीन सहित 108 देशों को मध्य आय वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। इनकी अभी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय $1136 से $13,845 के बीच में है। अभी ये उच्च आय वाले देश बनने में कई समस्याओं का सामना वर्तमान में कर रहे हैं, जो आपको भी देखने को मिल रहा है। वर्ष 1990 के बाद केवल 34 देश हैं जो मध्य आय की जो सीमा है उससे बाहर निकल पाए हैं, अपने आप को डेवलप कर पाए हैं। और वहां पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जापान में। जापान के पास बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, लेकिन उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इन सारी चीज़ों में इतनी जल्दी खुद को डेवलप किया है और वो इतने अच्छे से वर्क करते हैं जापान के लोग कि आप देखोगे कि हमारे यहाँ अगर कोई पुल टूटता है ना तो हमें लग जाता है कि 2 महीना 3 महीना लगेगा, साल भर लग जाएंगे। अगर उनके यहाँ कोई ये चीज़ हुई है तो वो घंटों में बना करके रेडी कर देते हैं, इतना फास्ट वर्क होता है उधर, इसलिए वो डेवलप है, इसलिए वो हमसे बहुत आगे है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इनमें से 1/3 से अधिक देश या तो यूरोपीय संघ में एकीकरण के लाभार्थी थे या पहले अज्ञात तेल के लाभार्थी थे। ठीक है, इन 108 मध्यम आय वाले देश दुनिया की 75% आबादी को घेरे, यानी कि 6 अरब लोग इन देशों में निवास कर रहे हैं। ठीक है, और इनकी जो वैश्विक जीडीपी की बात की जा रही है, जो 108 देश इसमें शामिल किए गए हैं, ये पूरी वर्ल्ड की जीडीपी का 40% होल्ड कर रहे हैं और कार्बन उत्सर्जन का 60% से अधिक ये उत्पन्न करते हैं। इन 108 देशों की यहाँ पर बात की जा रही है। आगे देख लेते हैं 3I रणनीति अभी कैसे कैसे वर्क करेगी और कैसे हमें इस पर आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, इसके तहत अपने विकास के स्तर के अनुसार देशों को नीतियों का एक क्रमबद्ध और उत्तरोत्तर अधिक परिष्कृत मिश्रण अपनाना है। ठीक है, कम आय वाले देशों को निवेश के 1I हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक बार जब वे निम्न मध्यम आय की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उन्हें 2I चरण में जाना चाहिए, जिसमें प्रौद्योगिकी का समावेशन शामिल है, यानी इनोवेशन, प्रौद्योगिकी, इसको हम मर्ज कर देंगे। अंतिम चरण हो जाता है 3I, जहां पर उच्च मध्यम आय की स्थिति तक पहुंचने पर सक्रिय क्रिया किए जानी है, जहां देशों को तीनों को आपस में क्या कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए। ठीक है, नवाचार को मिलाना चाहिए, नवाचार जो आपका हो जाता है, साथ ही साथ आपका निवेश हो जाता है, इन सबको मर्ज करके हमें आगे क्या है
जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ हम बढ़ जाएंगे। आगे देखते हैं, भारत को विकसित बनने के लिए करने होंगे यह कार्य। ये देख लेते हैं आप। देखिए, भारत को विकसित देश बनने के लिए 7 से 10% की वार्षिक दर पर वृद्धि करनी होगी। अभी जो निकल करके आता है ना कि 8% वार्षिक दर जीडीपी बढ़ रही है हमारी, 5% कोई दिखाता है, कोई 6% दिखाता है। यहाँ पर मिनिमम वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि यदि वाकई हम चाहते हैं कि जल्दी से हम विकसित हों तो प्रति वर्ष की जो हमारी वार्षिक वृद्धि दर है वो 7 to 10% होनी चाहिए। ठीक है, अगले 20 से 30 वर्ष तक लगातार यही दर चलनी चाहिए, जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। कंटिन्यू हमें 7 से 10 के बीच में ही रहना है और 20 से 30 साल ऐसे ही रहना पड़ेगा। इस स्थिति में भारत 2047 तक ये माना जा रहा है कि विकसित देश बन जाएगा। उस समय देश की प्रति व्यक्ति आय $18,000 वार्षिक होगी और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था का आकार $30 ट्रिलियन होगा। ठीक है, अभी भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? $2,370 यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इन समस्याओं से हमें पार पाना होगा, यानी कि क्या समस्याएं हैं जो भारत को पीछे खींच रही हैं विकसित बनने पर। क्या समस्याएं हैं जो भारत अभी जिनसे उबर नहीं पा रहा है और कैसे निकलेगा। ठीक है, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने की राह में पहले की तुलना में और भी कठिन चुनौतियां हैं। इनमें शामिल है आपका तेजी से बूढ़ी होती आबादी और बढ़ता कर्ज। आपने ये चाइना के साथ भी प्रॉब्लम देखी थी, क्योंकि चाइना क्या था, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना के पास थी, तो सबसे ज्यादा जो ओल्ड लोग होंगे वो भी उसी के पास थे। तब उसने अपनी जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी उसको हटाया था, क्योंकि उसके पास जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो कम होने लगी थी और बूढ़े लोग जो है वो ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, इंडिया में भी ये समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि अब हम क्या हैं, फर्स्ट प्लेस पे हैं। हमारे पास अच्छी चीज ये है कि युवा हमारे पास भी हैं कार्य करने के लिए। ठीक है, बूढ़े लेकिन अब धीरे धीरे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास युवाओं में कमी नहीं आ रही है करने के लिए। हमारे पास कार्य अच्छे स्तर पर युवा मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो आबादी बढ़ रही है और बढ़ता कर्ज, जो डेप्थ है वो भारत के पास ज्यादा बढ़ता जा रहा है। भयंकर भू राजनीतिक ये हमें देखने को मिल रहा है। पर्यावरण को नुकसान हम बहुत ज्यादा पहुंचा रहे हैं। मध्यम आय वाले कई देश अभी भी पिछली सदी की राजनीति का उपयोग कर रहे हैं, क्या बनने के लिए, विकसित बनने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक ने जिसने ये रिपोर्ट पेश करी और भारत को इससे निकलने की यहाँ पर जो सलाह है वो दी है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे। वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्मित और विकास के लिए स्थापित किया गया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी कि IBRD नाम दिया गया है। बाद में IBRD विश्व बैंक आपका बन गया था। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट एजेंसियों में से एक है और वर्तमान में इसके भारत सहित 189 जो देश हैं वो सदस्य देश हैं इसके। ठीक है, तो आई होप आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में पता चला होगा। इसके द्वारा कुछ आपकी रिपोर्ट्स पेश करी जाती हैं, वो कौन कौन सी होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्होंने प्रकाशन बंद कर दिया है, पहले ये करते थे। मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स ये पेश किया करता है। ठीक है, लास्ट में और इसमें देख लेते हैं क्या चीजें हैं। विश्व बैंक के 5 विकास संस्थान हैं, इनमें शामिल है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि IBRD। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC जिसकी बात करते हैं। बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी यानी कि MIGA MIGA और निवेश विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है ICSID। भारत ICSID का सदस्य नहीं है, ये आपको याद रखना है, बाकी इनमें है। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के 1/4 स्तर तक पहुंचने में कितने वर्ष लगेंगे? 50 वर्ष, 47 वर्ष, 75 वर्ष या फिर 80 वर्ष? आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा और बाकी आपकी क्या राय है इसको लेकर के, आप क्या सोच रहे हो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।